आप ये बताइए, बीजेपी के पास तो संगठन था, पर कांग्रेस का रिजल्ट बीजेपी के, पर क्या वो पन्ना प्रमुख काम कर रहे हैं? मैं अभी एक पन्ना प्रमुख से मिलके आई, वो बोले जी 20 साल पहले मैं पन्ना प्रमुख बना था, मेरी कहीं सुनवाई नहीं है, और अब अपना मैं झोला मैं वापस कराया हूँ। तो ऐसे पन्ना प्रमुख बनाने का क्या फायदा जिनकी सुनवाई ना हो, जिनसे फीडबैक ना लिया जाए। नाम नाम के आप पन्ना प्रमुख बना दीजिए, नाम नाम की महामंत्री, ये मंत्री। हाँ जी, तो इसका फायदा क्या? कोई बेनिफिट नहीं है। और अच्छी बात यह है कि ये चुनाव आम जनता ने लड़ा, साइलेंट वोट। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बात बताइए, बीजेपी के जो नेशनल लेवल पे अध्यक्ष चुने गए, क्या कोई चुनाव हुआ? उससे पहले पिछली बार भी चुनाव नहीं हुआ, दो लोगों ने बैठ के डिसाइड किया कि एक्स आदमी बीजेपी का नेशनल लेवल पे अध्यक्ष बन जाएगा। क्या ये डेमोक्रेटिक है? जाहिर है कि अमित शाह और मोदी जी, संगठन नहीं है। जब कांग्रेस के अध्यक्ष का बकायदा बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव हुआ, पहले पीसीसी डेलीगेट्स चुने गए, पीसीसी डेलीगेट्स ने चंडीगढ़ जाके अपनी स्टेट कैपिटल्स में जाके वोट डाली। शशि थरूर जो इनके खिलाफ खड़े हुए थे, बहुत ही अच्छा उन्होंने चुनाव लड़ा, और वो चुनाव हार गए। उसके बाद उनके खिलाफ कोई विच हंट नहीं हुआ कि अच्छा इसने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा था तो मैं इसको देखूंगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसी कोई उनके अंदर कोई वो सोच नहीं रही जो हमारे अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही आपको जिला अध्यक्ष की लिस्ट आ जाएगी। तो जो पार्टी की नहीं, आप लोगों की ज्यादा डिमांड है कि कांग्रेस की जिला अध्यक्षों की लिस्ट आए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष हो ना हो, कांग्रेस ने हमेशा ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। 2005 आप याद करके देखिए, कांग्रेस की 66 सीटें आई थी, उस टाइम भी कोई संगठन नहीं था, फिर भी कांग्रेस ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है, और दादरी में भी हम स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत कुछ करते हैं। हर साल कम से कम 15 से 20 टूर्नामेंट करवाते हैं। मैं खुद अपने बच्चों को इंकरेज करती हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पोर्ट्स में लगाएं। मेरे दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे स्विमर हैं, और मैं खुद डिस्ट्रिक्ट लेवल बैडमिंटन चैंपियन रह चुकी हूँ। तो जब मुझे ये मौका मिला जूडो के प्रेसिडेंट बनने का, तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि आज खास तौर से लड़कियों के लिए जूडो सीखना ऑलमोस्ट अनिवार्य हो चुका है। जिस तरह से हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हमें लड़कियों को अपनी सुरक्षा अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। तो हम तो चाहते हैं कि हर स्कूल में गर्ल्स के लिए जूडो अनिवार्य हो। जैसे आज म्यूजिक अनिवार्य है 8th क्लास के लिए, डांस कंपल्सरी है 8th क्लास तक। आई थिंक हर स्कूल में म्यूजिक डांस सिखाया जाता है। इसी तरह सेल्फ डिफेंस और जूडो ये सब भी सिखाया जाना चाहिए, ताकि हमारी बेटियां सशक्त बन सकें। और जितना भी हो सकेगा हम जूडो को प्रमोट करने के लिए करेंगे, भिवानी में, दादरी में, पूरे हरियाणा में जितना भी हो सकेगा। और हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे, पेरेंट्स की एक माइंडसेट होता है खेल के क्या करेगा, पढ़ाई कर ले, बट आई थिंक एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। स्पोर्ट्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने स्टडीज। ये अभी दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के टाइम में एक पॉलिसी आई थी, पदक लाओ पद पाओ, वो बंद कर दी गई है। इसने बहुत बच्चों को इंकरेज किया स्पोर्ट्स के तरफ जाने के लिए। दादरी हो, भिवानी हो, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन प्रोड्यूस किए। और हम चाहते हैं जूडो में भी हमारे बच्चे, इस एरिया के बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हमारा नाम रोशन करें। और जितना भी हो सकेगा हम इस स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए करेंगे। क्या रूपरेखा तैयार की है जूडो के अंदर, किस प्रकार की जाएगी, क्या रूपरेखा तैयार की है? हम स्कूल लेवल, इंटर स्कूल लेवल टूर्नामेंट्स करवाएंगे रेगुलरली, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है 2-2 साल तक नहीं होती, तो कंसिस्टेंटली हम टूर्नामेंट्स करवाएंगे और बच्चों को इंकरेज करेंगे। तो ये, और
अवेयरनेस कैंप्स भी लगवाएंगे ताकि लोग अवेयर हो कि कितना जरूरी है स्पोर्ट्स खेलना, कितना जरूरी है लड़कियों को खास तौर से इस तरह की सेल्फ डिफेंस स्पोर्ट्स में जाना। तो अवेयरनेस कैंप्स लगवाएंगे, रेगुलर टूर्नामेंट्स करवाएंगे, ये हमारी रूपरेखा है। जैसा कि आपने पहले ही बताया था कि माता पिता आज के समय में बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा खेलने पर कम देते हैं। उनका कहना होता है कि खेल जरूरी नहीं है, पढ़ाई जरूरी है। माँ बाप को कैसे समझाओगे, किस प्रकार से आप उनको आगे लेके आओगे? मैदान तक लाना भी जरूरी है कि जब बच्चा मैदान में नहीं आएगा तो फिर स्पोर्ट्स खेलते। इसमें हम सरकार से भी गुहार लगाएंगे, क्योंकि जब ये पॉलिसी थी पदक लाओ पद पाओ, तो खुद पेरेंट्स अपने बच्चों को इंकरेज करने लग गए थे। क्योंकि देखिए इंडियन माइंडसेट तो यही है, किसी तरह सरकारी नौकरी पाओ। जब पेरेंट्स को लगेगा कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई के माध्यम से ही नहीं, स्पोर्ट्स के माध्यम से भी आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं, वो भी अपने बच्चों को इंकरेज करेंगे। क्योंकि देखिए इंडिया में ये माइंडसेट है, मिडिल क्लास माइंडसेट है कि नौकरी पाना ही सब कुछ है। तो अगर हम सरकार से भी गुहार लगाएंगे ये दोबारा ये पॉलिसी इनिशिएट बंद कर दी गई है, और इससे खुद पेरेंट्स इंकरेज करेंगे अपने बच्चों को। स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, इंटरनेशनल लेवल पे फॉरवर्ड किया है, स्पोर्ट्स में जाता है, स्पोर्ट्स में जाता है। हाँ जी, लेकिन बेसिक तो उसका जब स्टार्ट होता है, हाँ जी, उसको वहाँ से हाँ जी, हाँ जी, तो उसको पता करती है। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया और मैं एक्चुअली इसका आंसर भी देना चाहती थी। ये दुर्भाग्य की बात है कि हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है, फिर भी आप देखेंगे 50% ओलंपियन हरियाणा से हैं। यूपी, बिहार जैसे बड़े बड़े प्रदेश वो रिजल्ट नहीं ला पाए। यूपी से आज तक कोई भी ओलंपिक मेडल नहीं जीत पाया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हर साल, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हर साल हरियाणा जैसे जिसने इतना सब कुछ किया है, हरियाणा जैसे स्टेट को सिर्फ 60 से 70 करोड़ रुपए एलोकेट करती है, जबकि उत्तर प्रदेश को 1600 करोड़ रुपए एलोकेट किया जाता है। तो आप रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिसी नहीं बना रहे, आप स्पोर्ट्स में भी पॉलिटिक्स घुसा रहे हैं। आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कैसे बच्चे आएंगे आगे? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता भी हूँ, तो एक दिन टीवी पे डिबेट चल रहा था, तो एक पार्टी के प्रवक्ता कहने लगे हमने समस्तपुर में एक गांव है, वहां पे बहुत बढ़िया स्टेडियम बना दिया। तो मैंने कहा आपने कभी वो स्टेडियम देखा है? उस स्टेडियम में घुटने तक घास उगी हुई है, पिछले 5 सालों में एक ईंट नहीं लगी है। वहां पे लोग, आसपास के गांव के लोग अपने गाय भैंस चराने आते हैं। ये है वो स्टेडियम, कोई बच्चा खेलता नहीं दिखेगा, ये है उस स्टेडियम की हालत। तो जो मुझे लगता है कई बार गवर्नमेंट भी प्रोपेगेंडा ज्यादा करती है और धरातल पे काम कम करती है। तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम ये भी कमियां भी उजागर करें, इससे गवर्नमेंट पे प्रेशर आएगा और वो काम करेगी। तो हम ये भी हमारी कोशिश रहेगी। और मैं चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स को दूर रखा जाए, ताकि कायदे से तो हरियाणा का स्पोर्ट्स बजट ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा ने साल दर साल, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो चाहे एशियाड गेम्स हो, रिजल्ट दिखाया है। जबकि जिन स्टेटों के लिए एलोकेशन हरियाणा से 3 गुना है, 4 गुना है, उनका कोई रिजल्ट नहीं रहा। आप गुजरात को ही देख लीजिए, गुजरात को भी 600 करोड़ रुपए मिलते हैं। कितने गुजरातियों ने ओलंपिक मेडल जीता है, फिर भी उनको 600 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। तो इनफैक्ट दीपेंद्र हुड्डा जी ने ये पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया भी था, और बकायदा उन्होंने पूरा बताया था कि किस साल किस स्टेट को कितने रुपए मिला, किस, और जबकि रिजल्ट क्या रहा उसका। बिल्कुल जी। ऐसे में क्या मानेंगे आप, किस प्रकार से खेल जो है? आप लोग तो काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको याद होगा एक गीतिका गहरोत्रा केस हुआ था, उसमें भी यही था। एक डीजीपी को टेनिस एसोसिएशन का बना दिया, फिर उसने अपनी पावर को मिसयूज किया। अब ब्रिजभूषण केस भी वही है। अगर उसी टाइम सख्त नियम कानून बना दिए जाते तो हमारी पहलवान बेटियों के साथ ये दुर्व्यवहार नहीं होता। तो हम इसकी भी गुहार लगाएंगे कि सख्त से सख्त कानून बनाए जाएं कि जो जिस स्पोर्ट में, पहली बात तो है अगर लेडीज टेनिस है, गर्ल्स टेनिस है, तो कोई महिला ही हो,
जैसे ब्रिजभूषण वो फीमेल रेसलिंग के भी वही इंचार्ज बनाए गए। तो इससे बड़ी अनड्यू एडवांटेज में रहती हैं जो फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन। तो इसके लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ कानून बनाना चाहिए, वरना और लड़कियां शिकार होंगी और एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगी। 30 साल पहले जो गीतिका गहरोत्रा के साथ हुआ, सरकार ने उससे कोई सीख नहीं ली, कोई कानून नहीं बदले गए। उस परिवार को, वो परिवार ही बर्बाद हो गया। उसके फादर की डेथ हो गई, भाई तो हरियाणा छोड़ के पंजाब में ही मैंने सुना है बस गए थे। सरकार ने उससे नहीं सीखा। फिर ये अब ब्रिजभूषण केस हुआ है, कोर्ट ने सुनवाई की, वरना सरकार ने तो कोई सुनवाई नहीं की थी इन बेटियों की। वो 3 महीने धरने पर बैठी रही, इनकी कोई सुनवाई नहीं। तो कोर्ट ने उनको न्याय के रास्ते पे उनको चलाया है। तो हम चाहते हैं इसके खिलाफ भी सरकार कुछ ना कुछ एक्शन ले, वरना ऐसे ही एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा। आप लोगों ने किया और काफी हो गया। ये निकल के आया कि हमारी हार में भी जीत थी। वो इसलिए क्योंकि देखिए, आप पिछली बार जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो 4.5 लाख वोटों से जीते थे, इस बार मात्र 40,000 वोटों से जीते हैं। तो 4,10,000 वोटों का नुकसान उनका हुआ है, हमारा नहीं। अब आप दादरी को ही देख लीजिए। दादरी एक ऐसा इलाका है जहाँ पे कांग्रेस पिछले 20 साल से जीत नहीं पाई। पिछली बार भी जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनकी 7,500 वोट आई थी, पर इस बार हमने दादरी से कांग्रेस को जिता के भेजा है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है और हमें जो युवा हैं उनसे बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला, क्योंकि युवा ही मोदी सरकार को लेके आए थे। आज युवा ही मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा है और इसका कारण है बेरोजगारी। यस, धरातल पे कहने को अगर आप आंकड़े देखें, इन्होंने 1.5 लाख नौकरियां दी हैं, पर क्या 1.5 लाख नौकरियां वो हरियाणा के युवा को मिली हैं? आप कोई भी लिस्ट उठा के देख लीजिए, उसमें गुजरात के, मध्य प्रदेश के युवाओं के ज्यादा नाम होते हैं। तो हरियाणा आज बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। यही कारण है कि आज युवाओं ने कांग्रेस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, वरना 10 साल पहले तो हर युवा के जुबान पे एक ही नारा होता था, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। क्योंकि युवाओं की बहुत आशाएं थी, बहुत अपेक्षाएं थी कि भाई मोदी जी आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो कांग्रेस का ग्राफ तो आप देख ही सकते हैं, इस चुनाव में बहुत बड़ा है। मैडम, कांग्रेस में आपसी सुपरडो है, एक छोड़ के बड़ा तो एक छोड़ है, कैसे में कांग्रेस मजबूत कैसे होगी? हाँ जी, बिल्कुल। मेरा तो ये मानना है और मैं तो ये सजेशन कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे भी दूंगी कि जो भीतरघात अगर हुआ है तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। आप क्या मानती हैं, भीतरघात हुआ है? इसमें तो मंथन किया जाएगा पार्टी की मीटिंग में। आपका विचार क्या है, क्योंकि आप भी जो है एक्टिव मोड पे थे, हाँ जी, दिवाली में लोकसभा की बात है, हाँ जी, प्रत्यारोप कर रहे थे, हाँ जी। आप खुद क्या मानती है, क्या भीतरघात हुआ है या नहीं? लोग कहते तो हैं, पर मैं तो जैसे दादरी तक ही सीमित थी, तो वहां पे तो सबने पूरी मेहनत की। अब दूसरे हलकों में क्या हुआ इसकी मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। जबकि अपने चार हलकों में वो हरा नहीं पाया, भिवानी और दादरी जिता के भेजा है। दादरी ने जिता के भेजा है। दादरी और भिवानी पांचों कंस्टिट्यूएंसी के जीत के निकला है, ये चार वाले खुद आ रहा है। देखिए, मैं तो उस साइड गई नहीं, तो मैं उस साइड क्या हो रहा था, मेरा फोकस था दादरी के ऊपर, मेरा फोकस था अपने गांव के ऊपर, मेरा फोकस था अपने शहर में, जिस वार्ड में मैं रहती हूँ उसके ऊपर। तो मैं तो उसकी जिम्मेदारी ले सकती हूँ। हमने अपने गांव से एक तरफा दान सिंह जी को जिता के भेजा है। मेरे गांव में 1700 पोलिंग हुई, 1200 दान सिंह को मिली। इसी तरह हमारे वार्ड में, जिस वार्ड में हम रहते हैं, हमने दान सिंह जी के लिए डोर टू डोर किया, पूरे शहर में दान सिंह जी के लिए डोर टू डोर किया, उनको जिता के भेजा। तो मैं तो अपने एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ। किसी दूसरे एरिया में क्या हुआ, दूसरे हल्के में क्या हुआ, इसके बारे में मैं तो क्या मानते हैं आप, क्या भविष्य है? अभी मैंने रंजीत चौटाला जी का इंटरव्यू देखा था, वो कह रहे थे कि उनके साथ भीतरघात हुआ। वो नारनौंद की तरफ इशारा कर रहे थे, वो 1-2 हलकों की तरफ भी इशारा कर रहे थे, आदमपुर की तरफ भी इशारा कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि क्या होता है कि हर पार्टी में महत्वाकांक्षी लोग होते हैं। राजनीति में आए हो तो महत्वाकांक्षा तो होंगी ही। टिकट एक ही इंसान को मिल पाती है, तो कहीं ना कहीं कई लोग पार्टी लाइन से बाहर जाकर इस तरह के काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी को एक डिसिप्लिन एक्शन उनके खिलाफ लेना चाहिए, ताकि पार्टी में डिसिप्लिन बना रहे, पार्टी में यूनिटी बनी रहे।
के मिले में फिर वो बैठ बैठते हैं तो आप नहीं समझते इससे पार्टी कमजोर होगी? मेरे ख्याल से उदय भान जी तो हमेशा ही सबको साथ लेके चलते हैं। आम कार्यकर्ता को भी बहुत तवज्जो देते हैं, बहुत मान सम्मान से आदर से उनसे बात करते हैं, सबका ओपिनियन लेके ही वो डिसीजन लेते हैं। तो आपका मानना है कि सबको साथ लेके चलते हैं? बिल्कुल सबको साथ लेके चलते हैं। आज ये जो बात हुई है किसका लोग ज्यादा मानते हैं? देखिए इस पे तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी क्योंकि ये जूडो के लिए हमने प्लेटफॉर्म बनाया था। आपने पॉलिटिकल है कि देखिए कई लोग क्या करते हैं, वो पार्टी प्रोटोकॉल से अपने आप को ऊपर समझते हैं। अब कोई प्रदेश अध्यक्ष बन गया है तो आप उसको प्रदेश अध्यक्ष की इज्जत दीजिए, आप अपने आप को उससे सुपीरियर ना मानिए। आप प्रदेश अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष की तरह उसको इज्जत नहीं दे रहे, आप सीएलपी लीडर को सीएलपी लीडर नहीं मान रहे, आप अपने आप को पार्टी से सुप्रीम मान रहे हैं, तो ये भी तो गलत बात है ना। आप कई लोगों का रिकॉर्ड देख लीजिए, जब से वो राजनीति में आए हैं उनका काम ही इस हल्के में उसको हरवा दो, इस हल्के में उसको हरवा दो, ऐसे तो नहीं चलता ना। आपका इशारा किस ओर है? मेरा किसी की तरफ नहीं है, मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रही हूँ। ऐसा सिनेरियो देखिए आप